अरे भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आय हाय। तो माहौल बना लिया हमने इसी गाने के साथ। हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है हमारा ई सी और जी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, ये है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, है ना। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक पन्ने पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ईसीजी। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ईसीजी को सबसे पहली बार किसने रिकॉर्ड किया था? इंथोवन ने रिकॉर्ड किया था, और इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। और ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए एक्चुअली लीड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि बॉडी सरफेस पर लगाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स पर। और ये लीड्स होती है 12 इन नंबर। 12 लीड्स जगाई जाती हैं अलग अलग जगह पर बॉडी में, बॉडी सरफेस पे। देखो क्यों होता है, मैं एक चीज सुनना मेरी बात ध्यान से। बॉडी फ्लूइड्स आप जानते हो ये कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है जी, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं हार्ट में, विद ईच हार्ट बीट जब भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं हार्ट में, तो ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं दे विल बी कंडक्टेड ऑल ओवर द बॉडी एंड कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो बॉडी पे पूरी में कंडक्ट होते हैं ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस, और इन्हीं को पिक कर लेता है सरफेस। और हम लोग यही तो कर रहे हैं, ये लीड्स क्या करती हैं, यही तो पिक करती हैं उन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को। फिर ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो होते हैं इनको वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, ठीक है। ये 12 लीड्स होती हैं कुल मिला के। अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। इनका 3 लीड्स अलग हैं, 3 अलग हैं और 6 अलग हैं। ये जो 6 है ये हैं चेस्ट लीड्स, है ना। ये चेस्ट लीड्स हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये इनके नाम है। ये चेस्ट लीड्स है हमारे पास। 3 लीड्स होती हैं लिम्ब लीड्स, ठीक है। लीड 1, लीड 2, लीड 3। ये वाली 3 होती हैं ऑगमेंटेड लीड्स। ए मतलब यहां पर होता है ऑगमेंटेड, ठीक है। AVA AVL AVF, ये 3 क्या है? ये ऑगमेंटेड लीड्स हैं, और ये लिम्ब लीड्स हो गई, और ये चेस्ट लीड्स हो गई। ये कुल मिला के हमारे पास 12 लीड्स हैं। समझ गए मेरी बात? और ये सारी की सारी लीड्स हैं, इनके बच्चों 2 एंड्स होते हैं। 2 एंड्स, एक तो पॉजिटिव एंड होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव एंड होता है। एक तो पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो हम लोग बेसिकली ईसीजी में करते क्या है, ईसीजी के अंदर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम इसी को एक्चुअली शो करते हैं। तो ईसीजी मशीन क्या करती है? ईसीजी मशीन्स मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एंड्स, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज सीन इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शंस को कैसे शो करें पेपर पर? वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इन डिफ्लेक्शंस को। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये एक्चुअली ईसीजी का बेसिक फंडा है। नाउ लेट्स बिगिन विद द लीड्स। सबसे पहले लिम्ब लीड्स को देखते हैं कि क्या इनकी पोजीशनिंग होती है। देखो जरा, लिम्ब लीड्स को हम लोग एंथोवन लीड्स भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने यूज करा था इनको। एंथोवन लीड्स हम इनको बोलते हैं। अब एंथोवन ने क्या करा, इन जनाब ने बॉडी को एक ट्राइंगल की तरह इमेजिन कर लिया। बॉडी को एक ट्राइंगल की तरह कंसिडर किया, जिसका एक वाला जो पॉइंट है, कॉर्नर है, वो राइट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइलाइटर ले लेते हैं। तो ये हो गई अपनी राइट आर्म इधर की साइड, ये हो गई लेफ्ट आर्म, और नीचे की तरफ क्या होना चाहिए? प्यूबिक सिम्फाइसिस होना चाहिए। तो उसने क्या करा था, एक लीड को प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्लेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन देन उसको लेफ्ट फुट में प्लेस करना पड़ा फॉर एनी रीजन, यहां नहीं हो पाया, ठीक है। सिस्टम नहीं बैठ रहा था पूरा। तो ये 3 कॉर्नर्स हैं, 1 इज राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फुट। ये 3 कॉर्नर्स हो गए। बॉडी को उसने ट्राइंगल के रूप में इमेजिन कर लिया विद हार्ट एट इट्स सेंटर, और इस ट्राइंगल को हमने कहा एंथोवेंस ट्राइंगल। समझ गए मेरी बात? अब हमें मेन चीज क्या देखनी है, ये ट्राइंगल तो उसने कंसीडर कर लिया, लेकिन उसने लीड्स कहां लगाई? देखो, तो हम लोग लीड्स का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो लीड नंबर 1 है, सबसे पहले लीड नंबर 1 जो है,
इसका एक तो नेगेटिव एंड होगा और एक पॉजिटिव एंड होगा। तो लीड 1 का जो पॉजिटिव एंड है वो उसने राइट आर्म पे रखा, सॉरी नेगेटिव एंड उसने राइट आर्म पे रखा, और उसका पॉजिटिव एंड उसने लेफ्ट आर्म पे रखा, ठीक है। एंड करंट फ्लॉज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, तो ये इसका कुछ ओरिएंटेशन हो जाएगा लीड नंबर 1 का। लीड नंबर 2 का नेगेटिव एंड इसने राइट आर्म नेगेटिव एंड की तरह काम कर रही है, और लेफ्ट फुट जो है वो पॉजिटिव पे हो गया, तो ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का। और थर्ड लीड का ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है फॉर लीड 3 नेगेटिव एंड क्या है, लेफ्ट आर्म है, और पॉजिटिव एंड क्या है, लेफ्ट फुट है। ये प्यूबिक सिम्फाइज तो काट ही दो, ठीक है, क्या है, लेफ्ट फुट है, ठीक है जी। ये तीनों का ओरिएंटेशन हो गया, कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट इनकी होती है। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हम लोग इस केस में यार इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सो यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन बन सकती है। क्यों, ऐसा क्यों सोचा मैंने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि यहाँ राइट आर्म है, लेफ्ट फुट है, राइट फुट कहाँ गया, तो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। सो ये जो राइट फुट है इसी को क्या कर दिया जाता है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है, ग्राउंडेड टू प्रिवेंट शॉक, ठीक है जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट फुट इज ग्राउंडेड, लेफ्ट फुट पे ये क्या बोलते हैं इसको, लीड लगाई जाती है, ठीक है। लीड के पॉजिटिव इस वाला और इसका पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए और उसके अंदर वैल्यूज दे दी जाए, किस चीज की वैल्यूज, पोटेंशियल वैल्यूज दे दी जाए कि लीड 1 की पोटेंशियल वैल्यू ये है जनाब, लीड 3 की पोटेंशियल वैल्यू ये है, तो आप हमें लीड 2 की पोटेंशियल वैल्यूज बताओ। तो आप सिंपल सा ये एंथोवेंस लॉ लगा दोगे, जहां पर ये कहता है कि लीड 1 प्लस लीड 3 इक्वल्स टू लीड 2, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, ओके। अब लिम्ब लीड्स के बाद में बारी आती है ऑगमेंटेड लीड्स की, ठीक है। ऑगमेंटेड लीड्स की बारी आती है। सबसे पहले ये वर्ड जो है ऑगमेंट या फिर ऑगमेंटेड, इसका मतलब क्या होता है, ऑगमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को इंक्रीज कर देना, है ना, मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग समथिंग टू इट, उसको इंक्रीज कर देना। तो जनाब ये ऑगमेंटेड लीड्स क्यों बोला है हमने, ये लीड्स क्या बढ़ा दे रही हैं, तो ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल की वैल्यू को 1.5 टाइम्स बढ़ा देंगे, इसलिए हमने इनको ऑगमेंटेड लीड्स कहा है, ठीक है। ऑगमेंटेड लीड्स को गोल्डबर्गर लीड्स भी कहते हैं, गोल्डबर्गर लीड्स भी कहते हैं ऑगमेंटेड लीड्स को, ठीक है। ये तीन है ना, एक तो AVR, AVL, AVF। अब इनकी प्लेसमेंट कैसी होती है, कैसा सा कंस्ट्रक्शन होता है इनका, ये जरा हम देख लेते हैं। एक तो हम लिख देंगे इनका पॉजिटिव एंड कहाँ होगा और नेगेटिव एंड कहाँ होगा। तो ध्यान से सुनना, ऑगमेंटेड लीड्स के केस में एक जो लिंब होता है उसको तो हम लोग पॉजिटिव एंड पे मान लेते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव एंड मान लेते हैं, और बाकी जो दो लिम्स बचे दे विल बी एक्टिंग एज नेगेटिव एंड, राइट। तो AVR, आर ए का मतलब ऑगमेंटेशन, और यहां पे आर है, AVR है ना, राइट। तो आर जो है इसका मतलब राइट आर्म, ऐसा आप याद कर सकते हो। तो पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ AVR विल बी राइट आर्म, तो राइट आर्म पर पॉजिटिव एंड होगा, और नेगेटिव एंड फिर कहां होंगे, लेफ्ट आर्म पर और लेफ्ट फुट पर, जो दो लिम्स बच गए। AVL, एल लेफ्ट आर्म, ठीक है, तो लेफ्ट आर्म पर पॉजिटिव एंड, बाकी राइट आर्म एंड राइट फुट बच गए, दे विल बी नेगेटिव एंड। AVF, एफ का मतलब फुट ले लेना आप यहां पे, तो लेफ्ट फुट, तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म हमारी बच गई, ये दोनों नेगेटिव एंड की तरह काम करेंगे। और बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लेसमेंट द पोटेंशियल इंक्रीजेस, यानी ऑगमेंट्स बाय 1.5 टाइम्स। दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू कि ऑगमेंट हो जाता है यहां पर पोटेंशियल, ठीक है जी। कैसा प्लेसमेंट होता है आप यहां देख भी सकते हो, ये देखो यहां पर ये देखो यहां पर ये पॉजिटिव एंड आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये हमारा AVR का देखो, AVR वाली लीड है ये AVR, तो जो राइट आर्म है यहां पर पॉजिटिव एंड है, और नेगेटिव कहां है, लेफ्ट आर्म पर और लेफ्ट फुट पर, ठीक है। AVL वाला केस देखो, लेफ्ट आर्म पर पॉजिटिव एंड बनाया इन्होंने, और बाकी दोनों राइट आर्म पर और लेफ्ट राइट फुट पर इन्होंने क्या करा है, एक्चुअली
नेगेटिव एंड बनाया, ठीक है। और AVF का केस देख रहे हो, लेफ्ट फुट है, ठीक है, लेफ्ट फुट है यहां पर, इसको इन्होंने पॉजिटिव बनाया है, ठीक है जी। और जो यहां पर हमारा लेफ्ट आर्म है, इन दोनों को, राइट आर्म को, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म को इन्होंने नेगेटिव एंड बनाया है, ठीक है। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है जनाब, समझ आई बात, ठीक है जी। नेक्स्ट एक बात है कि एक सिंगल लीड है ना, वही काफी होती है सारे के सारे ECG वेव पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए। मतलब इन ए सिंगल लीड वी कैन फाइंड ऑल द ECG वेव पैटर्न। सो व्हाई 12, 12 की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी, 12 की क्या जरूरत पड़ी, मेरे को तो बस ये बता दो आप कि 12 लीड्स की क्या जरूरत है जनाब, जब एक से काम चल रहा है। तो देखो बात ये कि ये 12 लीड्स जो होती है ना, ये हमारी एक तरीके से 12 लीड जो होती है, ये हमारी एक तरीके से CCTV का काम करती हैं, यानी हार्ट को हर एंगल से, हर तरीके से ऑब्जर्व करती हैं। जैसे आप देखिए ये डायग्राम ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लीड 3 है, ये AVF है, ये लीड 2 है, ये तीनों मिलकर के हार्ट के इंफीरियर सरफेस का ध्यान रख रही हैं। तो ये इन तीनों को हम लोग बोल देते हैं कि दे आर इंफीरियर सरफेस लीड्स। क्या होती हैं ये? इंफीरियर सरफेस लीड्स होती हैं जनाब। क्या होती हैं? इंफीरियर सरफेस लीड्स। तो इसका मतलब अगर इन लीड्स के अंदर कोई भी डेविएशन या चेंज दिखाई देगा, देन इट विल शो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, है ना। तो इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन विल बी देयर, ठीक है, कैन बी देयर, ठीक है। अब देखोगे V1 V1 और V2, ध्यान से देखो, ये V1 है और ये V2 है, ये दोनों हार्ट का जो सेप्टा है उसका ध्यान रख रही हैं, ये सेप्टल लीड्स हैं, ठीक है। और V3 और V4, V3 वाली और V4 वाली, ये क्या कर रही हैं? ये एंटीरियर सरफेस लीड्स होती हैं, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट को ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक है। तो कई लोग आए, इन्होंने आकर के क्या बोला कि ये V1 V2 V3 V4, ये जितनी भी चेस्ट लीड्स हैं ये वाली, इनको हम लोग मिला के एंटीरियर सेप्टल लीड्स भी कह देते हैं, क्योंकि एक ये दो तो सेप्टा का ध्यान रख रही है, ये एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियो सेप्टल लीड्स हम इनको बोल देते हैं। उसके अलावा V5 V6 AVL और लीड फर्स्ट, ये क्या कर रही हैं? ये लेटरल लीड्स हैं, ये लेटरल लीड्स हैं। बाकी की देख लो, V5 V6, ये रहा V5, ये रहा V6, और उसके अलावा AVL एंड लीड 1, AVL और लीड 1, ये AVL और ये लीड 1, ये सारी की सारी ये मिलकर के क्या कर रही हैं? ये लेटरल सरफेस का ध्यान रखती हैं, इसलिए लेटरल सरफेस लीड्स हम इनको कह देते हैं। देख लो, लेटरल सरफेस का ध्यान रख रही हैं, ठीक है। देन AVR लीड, ये तो बची गई, ये क्या कर रही है? हार्ट के अंदर झांक रही है। ये लीड फॉर द कैविटी ऑफ हार्ट, दिस इज द लीड फॉर कैविटी ऑफ हार्ट का ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये लीड है AVR। समझ गए हो मेरी बात को? तो ये सारी की सारी लीड्स हैं, ये एक CCTV की तरह हार्ट को ऑब्जर्व करती हैं। समझ गए हो? किसी भी लीड में कोई दिक्कत, तो इसका मतलब उस लीड से कंसर्न, वो जिसका ध्यान रख रही है, जो मतलब जिसका नाम है, अगर सेप्टल लीड, ये V1 V2, इनमें कोई डिविएशन होगा तो हम समझेंगे, चेंज होगा तो हम समझेंगे कि सेप्टा में कुछ प्रॉब्लम, सेप्टल लीड्स हैं क्योंकि, ठीक है। सो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। सो अब आप जानते हो कि जो हार्ट होता है ये कोरोनरी आर्टरी से काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, इसकी सप्लाई होती है, ब्लड लेता रहता है। सो with the help of a simple ECG, will you be able to say which artery is having problem? क्या हम लोग आर्टरी में भी प्रॉब्लम बता सकते हैं सिंपल ECG से? तो इसका आंसर होगा यस। देखो कैसे कि each surface of heart receive its supply from various territory of coronary artery। मतलब हार्ट का हर एक जो सरफेस है वो एक डिफरेंट टेरिटरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई ले रहा है। हैंस डिफ्लेक्शन इन द लीड्स रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द टेरिटरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो अगर लीड्स, अब हार्ट को तो ऑब्जर्व कर ही रही है ना लीड्स, तो अगर कोई भी डिफ्लेक्शन होगा लीड्स में, इट विल रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द
दैट टेरिटरी ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, की उस टेरिटरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सिंपल ईसीजी यहाँ पे लिया है, इसको देखते रहना, आप थोड़ा बहुत काम आएगा अभी, फिर इसको समझेंगे भी कि इसके अंदर ये डब्बे बने हुए हैं, ये क्या हैं, ये लाइनें क्या हैं। देखिए जरा, इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस जो होता है हार्ट का, इट इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, आरसीए इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। तो इंफीरियर सरफेस आरसीएस से सप्लाइड होता है। इंफीरियर सरफेस वाली लीड्स कौन सी होती हैं? लीड नंबर सेकंड, लीड नंबर थर्ड और एवीएफ, ये तीनों कौन सी लीड्स हैं? इंफीरियर सरफेस वाली लीड्स हैं। तो ये जो लीड्स हैं इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन होगा, देन इट विल शो दैट देयर इज एनी चेंज इन आरसीए यानी राइट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि अगर इनमें कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कि देयर इज एनी चेंज इन आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी, बिकॉज इंफीरियर सरफेस का ये लोग ध्यान रख रही है, इंफीरियर सरफेस इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट। एंटीरियोसेप्टल सरफेस, it is supplied by left anterior descending territory artery, LAD इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो ये जो एंटीरियोसेप्टल सरफेस है, एंटीरियोसेप्टल लीड्स कौन सी होती है? V1, V2, V3, V4, तो इनमें कोई भी चेंजेस दैट डिपिक्ट्स प्रॉब्लम इन द LAD, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो LAD है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग टेरिटरी जो है, यहाँ पर मोस्ट कॉमन मतलब दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस टेरिटरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड डेथ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डेथ के मोस्ट कॉमन कॉजेज यही होते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग विडो मेकर्स आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर इट, हम इसको विडो मेकर्स आर्टरी भी कहते हैं। तो देख लो यहाँ पर, देखो लीड नंबर सेकंड, थर्ड और एवीएफ, सेकंड, थर्ड और एवीएफ के अंदर अगर कोई भी डिफ्लेक्शन होगा, देन इट विल शो चेंजेस इन आरसीए, है ना, राइट कोरोनरी आर्टरी। और अगर V1, V2, V3 एंड V4 अगर इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन होगा, देन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग टेरिटरी में कोई ना कोई आर्टरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। विडो मेकर्स आर्टरी में कोई प्रॉब्लम होगी। उसी तरीके से लेटरल सरफेस जो है वो कौन सी, लेटरल सरफेस लीड्स कौन सी हैं? पहले तो यही बता दो, V5, V6, AVL एंड लीड 1, ये लेटरल सरफेस लीड्स हैं। एंड लेटरल सरफेस ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, LCX हम इसको लिखते हैं। तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, डिफ्लेक्शन, it will show that there is any problem in left circumflex artery। तो लेफ्ट ये देखो LCX लीड नंबर 1, AVL एंड दिस V6 एंड V5 LCX, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। सो इफ वी place these 12 leads, we are going to record the typical ECG pattern on a paper, ठीक है। सो अगर हम इन 12 लीड्स को सही पोजीशंस पे हम इनके रखते हैं, तो हमें एक पेपर पर एक ईसीजी पैटर्न दिखाई देगा। अब उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो ईसीजी पेपर की बात करते हैं। कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, इसमें ये डब्बे होते हैं इस टाइप के कुछ। ये क्या है देखिए, पहली बात आप गौर से सुनेंगे कि ये जो ईसीजी पेपर है, इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड। दो चीजें कैलकुलेट करने में मदद करता है, एक तो ड्यूरेशन और एक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मैंने कहा ना, वो जो डिफ्लेक्शन है वो वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाते हैं ऑन पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वाले केस में बताया था वहां पर। तो ईसीजी पेपर होता है, ये ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कई सारे यहाँ पर हैं बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर, जैसे एक बॉक्स को हम लोग लेंगे तो ये एक बॉक्स है, वन लार्ज स्क्वायर बॉक्स, इट कंटेन 25 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस विद इन इट। जैसे ये एक मैंने निकाला, इसके अंदर और 25 स्मॉल छोटे स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है जी। तो
ये जो जैसे हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में, 9th क्लास में हम लोगों ने ग्राफ सीखा था, तो वहाँ पे हम करते थे कि एक्स एक्सिस पे ये चीज़ है, वाई एक्सिस पे ये चीज़ है, और वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, है ना, एक लार्ज स्क्वायर इतना है। तो इस तरीके से ग्राफ का कुछ वो हम लोग लेते थे ना, मेजरमेंट टाइप से चीज़ें। तो उसी तरीके से यहाँ भी ये बड़ा सिंपल है। एक्स एक्सिस पे तो हम लोग टाइम शो करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में तो टाइम शो करते हैं, और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड हम लोग शो करते हैं। तो दो कैटेगरीज ले लेते हैं, एक तो ड्यूरेशन और एक एम्पलीट्यूड। सबसे पहले एक स्मॉल स्क्वायर और एक लार्ज स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक स्मॉल स्क्वायर और एक लार्ज स्क्वायर है, ठीक है। तो एक स्मॉल स्क्वायर आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा वाला, ये स्मॉल स्क्वायर आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ड्यूरेशन ये कितनी रिप्रेजेंट करता है, 0.04 सेकेंड, इतनी ड्यूरेशन ये एक छोटा स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा स्क्वायर कितना रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम बात करें वन लार्ज स्क्वायर की, तो ध्यान से देखो, जब ये एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है तो इतना सा जो है ये है 0.04, है ना। तो यहाँ पर 5 बॉक्सेस हैं इस टाइप के, तो पूरा कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर दो इसको, तो 0.2 सेकेंड। तो कुल मिला के ये जो है, ये एक्स एक्सिस पर कितना टाइम हो जाएगा, 0.2 सेकेंड। तो एक लार्ज स्क्वायर जो है ये कितना ड्यूरेशन बता रहा है, 0.2 सेकेंड। तो इस तरीके से 0.2 0.2 0.2 0. इस टाइप से चीजें, ठीक है। एम्पलीट्यूड की हम बात करें तो वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट एम्पलीट्यूड, और लार्ज की बात करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, तो 0.5 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, ड्यूरेशन इज 0.2 और एम्पलीट्यूड इज 0.5 मिली वोल्ट, इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड आता है ना, ठीक है जी। ओके सर, ओके ओके ओके। देन हम बात करते हैं ईसीजी वेव्स की, है ना। यहाँ पर हमने पेपर देखा सबसे पहले, तो अब यहाँ पे हमें बहुत सारी घनघोर वेव्स दिखाई दे रही हैं, तो इन वेव्स की बात करते हैं, ईसीजी वेव्स की, रिदम ऑफ लाइफ, है ना। तो वेव्स इन ईसीजी अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये एक टिपिकल डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आएगी फर्स्ट जो पॉजिटिव, देखो जो ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव बोल देंगे, जो नीचे आ रही है उसको नेगेटिव बोल देंगे। तो आप देखो, जैसे मान लो कि ये ऊपर ये पॉजिटिव वेव है, ठीक है, फिर ये सेगमेंट है, फिर ये नेगेटिव वेव है, ठीक है, फिर ये बहुत ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड की पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये सेगमेंट, फिर एक पॉजिटिव वेव। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि फर्स्ट पॉजिटिव वेव कौन सी है, तो ये पी वेव है ना, यहीं से तो मामला ही चालू हो रहा है पूरा। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव है, दैट इज दिस पी वेव, ठीक है, पी वेव है। अच्छा, ये पी वेव कब दिखाई देती है, व्हेन देयर इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जब भी एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है, बिकॉज ऑफ दैट पी वेव इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो पी वेव अकर्स ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये नीचे आपको नेगेटिव वेव दिखाई देगी, है ना, है जी, समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो क्यू वेव है इट इज नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव वेव क्यू वेव, ठीक है। तो ऐसा कोई क्यू वेव होता नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट नेगेटिव वेव है, ठीक है। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा जब क्यू से आर जाएगा, आर से एस आएगा, इसको कुल मिला के हम अलग अलग नहीं बोलते हैं, ये क्यू वेव हो गई, फिर ये आर वेव हो गई, फिर ये एस वेव हो जाएगी, फिर ये टी, मतलब इसको पूरे को मिला करके हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, ठीक है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण। तो आप याद रखेंगे पी वेव किस कारण, बोलो खुद से, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। अभी तक डीपोलराइजेशन ही चल रहा है, तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ है, सिर्फ डीपोलराइजेशन हुआ है। अब आएगी टी वेव, ये देखो ये सेकंड अगली पॉजिटिव वेव है टी वेव। ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन यहां से चालू हो गया है। तो टी वेव अकर्स ड्यू टू वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन, टी वेव अकर्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देखो पी था
एट्रियल डिपोलराइजेशन, पहले एट्रिया डिपोलराइज हुआ, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकल्स रीपोलराइज हो गए, और कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये छोटी सी कम एम्पलीट्यूड की यू वेव भी बनती है। यू वेव ड्यू टू लेट रिपोलराइजेशन होती है। लेट रिपोलराइजेशन होने के कारण ये यू वेव बनती है। और लेट रिपोलराइजेशन किसका, एक तो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ये लेट रिपोलराइजेशन करते हैं, और एक पैपिलरी मसल्स। तो यू वेव अकर्स ड्यू टू लेट रिपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स एंड पैपिलरी मसल्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वेव पैटर्न बनेगा, ईसीजी वेव। ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है, फिर ये आगे ऐसे रिपीट होती रहती है। और ये एक टिपिकल पैटर्न है कि कुछ इस तरीके का नॉर्मल सिचुएशन के अंदर रहता है। इससे कुछ भी डिफ्लेक्शन होगा, कम ज़्यादा कुछ भी होगा, तो वो एबनॉर्मल ही होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको वेव्स के अलावा सेगमेंट्स भी दिख रहे होंगे बीच में। ये स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं जहाँ पर कोई ना कोई वेव नहीं बन रही है, एकदम ये सीधी लाइंस हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स ऑफ ईसीजी, है ना। तो इनको भी समझना है हमें कि ये सेगमेंट्स ऑफ ईसीजी क्या हैं। देखिए, सेगमेंट्स ऑफ ईसीजी आपको स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है वही है। इनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि नो करंट इज फ्लोइंग ड्यूरिंग दीज सेगमेंट्स, है ना। जितने सेगमेंट के अंदर ये ईसीजी के सेगमेंट्स है ना, उस सेगमेंट में, उस पार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए हम इनको आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस कहते हैं। ठीक है जी। और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ईसीजी हमें कितनी दिखाई देती हैं? 2 दिखाई देती हैं। अगर आप ईसीजी में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखोगे तो हमें 2 टाइप की दिखाई देंगी, 2 सेगमेंट्स एक्चुअली दिखाई देंगे। एक तो पीआर सेगमेंट और एक होगा एसटी सेगमेंट। देखिए जरा, ये जो जस्ट आफ्टर द एंडिंग ऑफ द पी वेव और ये क्यू वेव की स्टार्टिंग से पहले आपको ये पीआर सेगमेंट दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बार बार क्यू वेव यूज कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मुझे बोलना चाहिए, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के ऑनसेट से पहले और पी जो कॉम्प्लेक्स है, पी वेव है, सॉरी, पी वेव के एंडिंग के बाद, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पी आर सेगमेंट। और एस टी सेगमेंट कहाँ है? एस टी सेगमेंट कहाँ है जनाब? ये देखो, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। एस टी सेगमेंट कहाँ है? ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के एंडिंग पे, और आफ्टर द एंडिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और बिफोर द बिगनिंग ऑफ द टी वेव आपको यहाँ पर एस टी सेगमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये 2 सेगमेंट्स आपको मोटे मोटे ईसीजी में दिखाई देते हैं। इनको अलग अलग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी आर सेगमेंट। व्हाट इज पी आर सेगमेंट? इट एक्सटेंड फ्रॉम पी वेव to before onset of QRS complex, P wave ending before onset of QRS complex. I told you that no current flow occurs due to physiological delay. और कौन ये physiological delay क्या होता है? AV nodal delay, AV node में delay। तो इस दौरान कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज एवी नोड में डिले हो रहा है। और ये डिले कितना टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। कितना होता है? 0.1 सेकेंड का। तो हम लोग अगर पी आर सेगमेंट का टाइम स्पैन देखें तो इट इज 0.1 सेकेंड। यस और नो? राइट, यस सर। एस टी सेगमेंट की बात करें, एस टी सेगमेंट जो है, इट एक्सटेंड फ्रॉम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, है ना, कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। व्हाट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, है ना। और व्हाट दिस टी वेव रिप्रेजेंट? स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये एस टी सेगमेंट वेंट्रिकुलर जो डीपोलराइजेशन होता है, यहां पर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो इसके बीच का जो सेगमेंट है, इट इज एस टी सेगमेंट। एम आई राइट? या दिस थिंग। सो करंट फ्लो करता ही नहीं है, तो हमें सेगमेंट का बेसिक पॉइंट पता है। नो करंट फ्लो अकर्स एट, इट एक्ट एज द जॉइनिंग पॉइंट, है ना। एक चीज और आप भी देखो, ये जो एस टी सेगमेंट है, ये एक जॉइनिंग पॉइंट, इसलिए हम लोग इसको जे पॉइंट भी बोल देते हैं। एस टी सेगमेंट स्लैश जे पॉइंट, ऐसा लिख लेना आप। तो इसको हम लोग जे पॉइंट भी कह देते हैं ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। देखो, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बीच में ये एक क्या है? जॉइनिंग पॉइंट है, जे पॉइंट है, ये एस टी सेगमेंट, है ना। एस टी सेगमेंट, इट इज द जॉइनिंग पॉइंट या जे पॉइंट बिटवीन द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है जी, ओके। कोई भी करंट फ्लो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन के अंदर, लेकिन इफ करंट फ्लो अकर्स हियर,
क्या हो जब करंट फ्लो यहां पे करने लगे, इस एसटी सेगमेंट में करंट फ्लो होगा तब क्या होगा जनाब, तो उस करंट को तो हम लोग बोलेंगे इंजरी करंट, है ना। और ये करंट फ्लो होना क्या डिनोट कर रहा है, ये इंजरी करंट क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि देयर इज समथिंग गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है पैथोलॉजिकल कॉज को, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को। इट कुड नॉट सम पैथोलॉजिकल कॉज, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ये इंजरी कर, ठीक है जी, ओके। तो अब in this case beta, in case of this myocardial infarction pathological cause, current flow will be there and this will be called injury current। तो इसका मतलब यहाँ पर एक सेगमेंट तो रहेगा ही नहीं ना, जब करंट फ्लो नहीं करता तब हमें एसटी सेगमेंट मिलता है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी हमें एसटी एलिवेशन या फिर एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। हम क्या करें यार, हमें या फिर तो एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा या फिर हमें एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, या फिर तो ये जो सेगमेंट है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा, या फिर ये डिप्रेशन हो जाएगा, या पॉजिटिव वेव बनाएगा या फिर नेगेटिव वेव बनाएगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ना भाई। करंट फ्लो नहीं करता तब कुछ ऐसा केस था, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक जादू दिखाता हूं मैं आपको, जादू जादू। तो ये जो ईसीजी वेव्स हैं हमारी, ईसीजी वेव प्लस ईसीजी सेगमेंट, तो वेव और सेगमेंट मिलाकर के इंटरवल बन जाता है, ठीक है। जैसे नहीं गलत एग्जाम्पल, ईसीजी वेव प्लस ईसीजी सेगमेंट, तो ये जो वेव्स आपको दिखाई दे रही प्लस सेगमेंट आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब मिला करके बन जाता है ईसीजी इंटरवल। क्या बनता है, ईसीजी इंटरवल बनता है। और कितने इंटरवल्स होते हैं, 3 इंटरवल्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं मास्टर, 3 होते हैं इंटरवल। अच्छा जी, 3 होते हैं क्या, ये देखिए आपको अभी समझ में आएगा ईसीजी इंटरवल क्या है। ये देखिए जरा आप मेरी बात को, मैंने एक यहाँ पर बैठ दो साथ में मैंने वेव फॉर्म्स दिखा दी ना, यहाँ पे एक ये और ये दूसरी साइकिल, 2 साइकिल दिखा दी मैंने, वाह मजे आ गए। देखिए जरा, तो ये है पी वेव, पता है, आगे बढ़। ये है पीआर सेगमेंट, ये भी पता है, आगे बढ़। तो भाई साहब ये पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट ये मिलकर के पीआर इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। ये मिला लेते हैं, बना लेते हैं पीआर इंटरवल। तो व्हाट इज दिस पीआर इंटरवल, इट इज ऑनसेट ऑफ पी वेव टिल द ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इट इज पीआर इंटरवल, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से पहले और पी वेव के शुरू होते ही, है ना, ये पूरा क्या है, पीआर इंटरवल है, ठीक है। पीआर इंटरवल इज इक्वल टू पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट, है ना। व्हाट पी वेव रिप्रेजेंट्स, एट्रियल डीपोलराइजेशन जनाब। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस व्हाट इज पीआर सेगमेंट रिप्रेजेंट्स, एवी नोडल डिले, एवी नोड में डिले रिप्रेजेंट करता है ना पीआर सेगमेंट, है ना जी। तो ये दोनों मिला करके पीआर इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। और कितना हो सकता है ये, इसका टाइम इंटरवल कितना होता है, ये ज्यादा से ज्यादा 0.20 सेकेंड का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्या। अरे उससे ज्यादा हुआ ना तो काम तमाम हो जाना है तुम्हारा। पीआर सेगमेंट, पीआर जो इंटरवल है, इट कैन बी फ्रॉम 0.12 टू 0.20 सेकेंड, ये पीआर इंटरवल है जना। अगर इससे ज्यादा हो गया तो अरे बैंड बज जानी है भाई साहब, कार्डियक कंडक्शन ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक आ जाने, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ जानी है। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल इसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड अगर हो जाए तो अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसी कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। तो ये पीआर इंटरवल हो गया, ठीक है जी, पीआर इंटरवल, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, आर आर इंटरवल, ये क्या होता है सर, आर 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 वही वाला क्या, आर आर आर, अरे नहीं रे, आर आर इंटरवल क्या होता है, इट एक्सटेंड बिटवीन 2 सक्सेसिव आर वेव्स। अरे रे रे रे, 2 सक्सेसिव आर वेव्स के बीच में, ये देखो रे, ये देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आर वेव है ना, तो एक तो ये आर वेव हो गई और ये अगली वाली आर वेव हो गई, तो इन दोनों के बीच का जो ये टाइम इंटरवल है, दिस इज इंटरवल दैट इज कॉल्ड आर आर इंटरवल। तो ये हमने एक तो पी आर इंटरवल देख लिया, एक हमने आर आर इंटरवल देख लिया, दैट इज बिटवीन 2 सक्सेसिव आर वेव्स। अरे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर आर इंटरवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे
क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या है आखिर इसमें? आर इंटरवल बड़ा जरूरी है क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर हार्ट रेट कैलकुलेशन। हार्ट की जो रेट है ना, धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा, तो ये हार्ट रेट की जो कैलकुलेशन है इसके अंदर आर इंटरवल का हम लोग यूज लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हार्ट रेट इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन में नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन टू आर वेव्स। दो आर वेव्स के बीच में कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स आ रहे हैं, और उसके ऊपर लिख दिया गया है 1500। यही हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो आर इंटरवल इज यूज्ड फॉर हार्ट रेट कैलकुलेशन। इट एक्सटेंड बिटवीन टू सक्सेसिव आर वेव्स। अरे भाई नाम से समझ में आ रहा है ना, आर इंटरवल। अगला इंटरवल है अपना क्यूटी इंटरवल। क्यूटी पाई नहीं, वो वाला नहीं। क्यूटी इंटरवल होता है बिफोर ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टिल द एंड ऑफ टी वेव, बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिफोर द ऑनसेट कहाँ, ये वाला पॉइंट यहां से लेकर के एंड ऑफ टी वेव, मतलब यहां तक ये पूरा क्यूटी इंटरवल। क्यूटी पाई, अरे क्यूटी इंटरवल है भाई, क्यों मिसलीड हो जाता है बार बार, ये क्यूटी इंटरवल है। इट इंक्लूड दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस एसटी सेगमेंट एंड दिस टी वेव। ठीक है जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं क्यूटी इंटरवल में? एक तो आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्लस एसटी सेगमेंट और प्लस टी वेव। हाँ कि ना रे? सर मजे आ रहे हैं। क्यूटी इंटरवल जो है ये डिनोट करता है टोटल वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को। अरे खुद ही देखो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताया, एसटी सेगमेंट, फिर उसके बाद में ये टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बताता है, एसटी सेगमेंट इन दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट होता है। तो ये पूरी की पूरी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को डिनोट करता है ये क्यूटी इंटरवल। और कितनी देर में हो जानी चाहिए ये वाली वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, कितनी देर में ये क्यूटी इंटरवल खत्म हो जाना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए? ये 0.4 सेकंड का होना चाहिए, 0.40 सेकंड का होना चाहिए। क्यूटी इंटरवल चेंजेस अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट। क्यूटी इंटरवल हार्ट रेट चेंज होने से चेंज हो जाता है। सो हम लोग, अरे भाई साहब क्यूटी इंटरवल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन ये तो चेंज हो जाता है हार्ट रेट के चेंज होने से। तो हम लोग एक नया ही हमारे पास एक टर्म है क्यूटीसी, हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इज क्यूटीसी? क्यूटीसी इट इज करेक्टेड क्यूटी इंटरवल करेक्टेड, है ना। इट इज गिवन बाय बेजिट्स फॉर्मूला। बेजिट्स फॉर्मूला क्या होता है? क्यूटीसी इज इक्वल्स टू करेक्टेड क्यूटी इंटरवल इज इक्वल्स टू, जो क्यूटी इंटरवल हमारे पास है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर इंटरवल, है ना। आर इंटरवल इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग हार्ट रेट, राइट। उसके लिए फॉर्मूला ही बताया था मैंने। तो ये है बेजेट्स फॉर्मूला, इससे हम लोग क्यूटीसी निकालते हैं, और हम लोग क्यूटीसी यूज करते हैं बिकॉज क्यूटी इंटरवल चेंजेस अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, हम काफी रीपोलराइजेशन हमने किया है इस वीडियो के अंदर, इनकी डायरेक्शन नहीं देखी है हमने। व्हाट आर दी डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन? अगर आप मेरे से पूछोगे कि भैया हमें पूरे हार्ट की बात बता दो, पूरे दिल की बात, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तो पूरे दिल की बात हमें बता दो। तो पूरे दिल की अगर मैं तुम्हें बात बताऊंगा तो मैं कहूंगा होल हार्ट के अंदर ये जो डीपोलराइजेशन है और ये जो रीपोलराइजेशन है, इनकी डायरेक्शंस होती हैं जनाब अपोजिट, एकदम अलग अपोजिट होती हैं। एक इधर तो दूसरा इधर, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं होल हार्ट में। लेकिन यही चीज आप मेरे से अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल, अरे पिद्दी सी मायोकार्डियल सेल के बारे में पूछोगे तो मेरा आंसर ये नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन आर सेम, है ना। और एक चीज और, नॉर्मल डीपोलराइजेशन और नॉर्मल रीपोलराइजेशन जो है, इसकी क्या डायरेक्शंस होती हैं ये तो हमें पता ही नहीं, हम तो डायरेक्ट ही अपोजिट इधर उधर कर रहे हैं। क्या है भाई, देखो जरा, अरे भाई देखो रे, अरे भाई साहब क्या बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मल डीपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, है ना। इट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और इट
प्रोग्रेसेस टू राइट साइड। ये नॉर्मल डीपोलराइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। कहने का मतलब लेफ्ट साइड देखो, सेप्टम से चालू, फिर एंडोकार्डियम और फिर एपिकार्डियम। लेकिन नॉर्मल रीपोलराइजेशन है ना, ये एग्जैक्टली अपोजिट है। स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड और प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एपिकार्डियम से शुरू, एंडोकार्डियम पे गया, फिर सेप्टम पे गया। ये नॉर्मल रीपोलराइजेशन है और ये नॉर्मल डीपोलराइजेशन है। ऊपर वाला दोनों की डायरेक्शन समझ में, ये अपोजिट ही है ना, ठीक है जी। और नॉर्मल इंडिविजुअल मायोकार्डियल सेल के अंदर क्या है, डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन सेम है जनाब। अरे यार, ये नॉर्मल क्लासिकल ईसीजी है, इसके अलावा क्या कुछ नया है क्या आपके पास? मार्केट में कुछ नई चीज है क्या? मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ, कुछ नया बताओ। तो एक नए टाइप का क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक हिज बंडल ईसीजी भी होता है। क्या होता है? हिज बंडल ईसीजी होता है, ठीक है। इस हिज बंडल ईसीजी के अंदर 3 वेव्स होती हैं। जैसे उसमें हमने वेव्स इंटरवल्स पढ़े हैं अभी नॉर्मल ईसीजी के अंदर, क्लासिकल ईसीजी में, उसी तरीके से 3 वेव्स और 3 इंटरवल्स यहां भी होते हैं। हिज बंडल ईसीजी के अंदर 3 वेव्स और क्या होते हैं, 3 इंटरवल्स होते हैं। यहां पर भी देखो जरा, देखो, अरे देखो जरा, देखो इससे क्या हुआ है। यह है ए वेव, यह है एच वेव, यह है वी वेव। ये 3 वेव्स हो गई ना, है ना। दिस ए वेव डिपिक्ट्स द एवी नोडल एक्टिविटी। एवी नोड की एक्टिविटी को ये ए वेव रिप्रेजेंट कर रही है। दिस H वेव रिप्रेजेंट्स हिज बंडल एक्टिविटी। क्या? हिज बंडल एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है। वी वेव एवी नोडल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई साहब, तो मेरे को बात बताओ आप एक, कि ये देखो हिज बंडल ईसीजी बड़ा आसान है ना। 3 वेव्स हैं, ठीक है, और 3 इंटरवल्स हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, जैसा कि मुझे लग रहा था, मैंने फ्लो में कह दिया आपको कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एवी नोडल एक्टिविटी कैसे हो सकता है भाई? एवी नोडल एक्टिविटी, ए वेव रिप्रेजेंट्स एवी नोडल एक्टिविटी, नॉट दिस वन। सो व्हाट दिस वी रिप्रेजेंट्स, बता दो जरा। ऐसी गलती हो जाती है कई बार। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ये? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इट इज रॉन्ग यार ब्रो, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये तो बढ़िया किया मैंने ध्यान दे लिया, वरना कमेंट्स के अंदर दे देते साले तेरी हिम्मत कैसे, हमें गलत पढ़ाता है तू। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। सो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये वी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक गलती और करी है जो मुझे काफ़ी देर से याद आ रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं। तो ये देख लो, यहाँ हमने गलती करी है। यहाँ हमने क्या लिखा है, ये लेफ्ट फुट है, राइट फुट नहीं है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम में मैं जब पढ़ा रहा था मैं सोचा ये तो लेफ्ट फुट है, लेकिन फिर चलो मैंने लिखा ये तो सही लिखा होगा, कुछ इस तरीके का करके हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके थे कहां पर, हिज बंडल। हाँ, अब इसमें 3 वेव्स पढ़ ली, 3 इंटरवल्स भी है यहाँ पर। एक तो है अपना पीए इंटरवल, एक है एएच इंटरवल और एक है एचवी इंटरवल। पीए इंटरवल इज बिटवीन पी वेव एंड ए वेव, ठीक है। पी वेव और ए वेव के बीच का इंटरवल है, दैट इज नोन एज पी ए इंटरवल। और ए एच बिटवीन एवी नोड एंड हिज बंडल, ठीक है। एवी नोड और हिज बंडल जो है इसके बीच का जो इंटरवल है दैट इज ए एच इंटरवल। और एच वी क्या है? हिज बंडल टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बीच का इंटरवल, ठीक है। ये पी वेव, आप सोचोगे यहाँ पे तो पी वेव होती, पी वेव कहाँ से आई? अरे पी वेव भी होती है भाई, पी वेव नॉर्मल ईसीजी में नहीं होती क्या, ठीक है। तो ये जो पी ए एच और एच वी, ये तीनों इंटरवल्स हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड है, इनमें से कोई भी अगर मान लो कि प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल देखा गया, अगर यहां पर इनमें से कोई भी प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल देखा गया, इफ प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल इज सीन, देन दिस हिज बंडल ईसीजी इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट ब्लॉक्स, कार्डियक। अरे अगर इनमें से कोई भी इंटरवल बढ़ा हुआ प्रोलॉन्ग्ड पाया जाता है तो इसका मतलब हार्ट ब्लॉक या कार्डियक कंडीशन ब्लॉक, कार्डियक कंडक्शन ब्लॉक यहाँ पर हैं, ठीक है। सो इस केस में हिज बंडल ईसीजी को हम लोग डायग्नोसिस के लिए यूज कर लेते हैं ऑफ दिस हार्ट ब्लॉक्स, ठीक है। नाउ टू फाइंड द राइट एक्सिस डेविएशन एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, सबसे पहले तो हमें कार्डियक एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमने नहीं पढ़ा अब तक। कार्डियक एक्सिस क्या है? आप देखो यहाँ पर
अगर आप देख पा रहे हो अपना हार्ट है और ये डिफरेंट इसके इन्होंने एक्सिस शो करने की कोशिश करी है ना, डायरेक्शन एंगल शो करने की कोशिश करी है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये जो एरो आपको शो कर रहा है +59 डिग्री के लगभग, +59 डिग्री के लगभग, दिस इज मीन क्यू आर एस एक्सिस, है ना, ये मीन क्यू आर एस एक्सिस। तो अगर आपको कोई पूछे कि मीन क्यू आर एस एक्सिस जो है वो कितने एंगल पे है, +59 डिग्री पे, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो -30 से लेकर के इधर ये जो अपना +110 डिग्री जो है, इसके बीच में ये जो है ना, दिस इज नॉर्मल कार्डियक एक्सिस, ये नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है, ठीक है। इसके बीच में सब कुछ नॉर्मली है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है, ये -30 से लेके 110 डिग्री तक होता है, -30 से 110 तक होता है। और 59 डिग्री पे मीन क्यू आर एस एक्सिस होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। सिमिलर टू ईसीजी एक और टेक्निक होती है, वन अनदर बेसिक टेक्निक, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो नेक वेन्स होती हैं उनमें कुछ देखते हैं हम लोग। वी लुक इनटू द नेक वेन्स टू फाइंड आउट समथिंग, व्हाट वी फाइंड आउट, है ना, क्या ढूंढने की, देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखते हैं इंटरनल जुगुलर वेन्स एंड जेवीपी, ठीक है। जेवीपी क्या है? जेवीपी जुगुलर वेनस प्रेशर वेव, है ना, हम लोग ये चेक करते हैं। अच्छा, जेवीपी हम लोग चेक करते हैं। देखो डायरेक्ट हार्ट से यहाँ पर दो, एक तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है और एक ये इंटरनल जुगुलर वेन है। अब ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ये तो कर्व्ड होती है ना, ये तो कर्व्ड होती है, तो इससे हम लोग प्रेशर का अच्छे से नहीं पता लगा सकते। सो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द परफेक्ट प्रेशर, ठीक है। हम ये अच्छे से प्रेशर रिफ्लेक्ट नहीं करती। अच्छा प्रेशर किससे हमें पता चलता है? मतलब अगर हमें देखना हो कि क्या प्रेशर आ रहा है हार्ट से, है ना, हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं जुगुलर वेन्स को, और उसमें से भी हम लोग चेक करते हैं इंटरनल जुगुलर वेन, क्योंकि आप देख रहे हो ये इंटरनल जुगुलर वेन है, कलर चेंज करी था, ये इंटरनल जुगुलर वेन है। देखो ये एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट कनेक्शन है, इसका स्ट्रेट कम्युनिकेशन है विद द राइट एट्रियम, ठीक है। ये देखो सुपिरियर वेना का दिख रहा है, तो राइट एट्रियम के साथ डायरेक्टली इसका कनेक्शन है। तो हम लोग जो भी प्रेशर आएगा वो हम यहाँ पे भी फील कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सी वेन प्रिफर्ड होती है? इंटरनल जुगुलर वेन। सो वेन प्रिफर्ड फॉर जेवीपी यानी जुगुलर वीनस प्रेशर इज इंटरनल जुगुलर वेन ड्यू टू इट्स स्ट्रेट कोर्स, ये स्ट्रेट होती है, इसलिए यहाँ से भी हम लोग प्रेशर का पता लगा सकते हैं बाय फीलिंग दिस इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। अब ये जो जेवीपी वेव पैटर्न है, जेवीपी फॉर्म वेव पैटर्न है ना, जेवीपी है, इट फॉर्म्स वेव पैटर्न, ये भी एक वेव पैटर्न बनाती है जिसके अंदर 5 वेव फॉर्म्स होती हैं। इसमें से 3 तो पॉजिटिव वेव्स होती हैं और बाकी 2 वेव्स नहीं होती, एक्चुअली वो डिसेंट्स होते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, ये वेव बनेंगी, जैसे यहाँ पर ये है ए वेव। अब ये ए वेव क्या है? पॉजिटिव डेविएशन वाली, पॉजिटिव है ये तो। ये सी वेव, ये भी पॉजिटिव है। ये वी वेव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये 3 वेव्स हैं हमारे पास, ए सी वी। इन केस ऑफ जेवीपी हमारे पास 3 वेव्स हैं जो कि पॉजिटिव है, और उसके अलावा ये 2 डिसेंट्स हैं। एक तो ये एक्स डिसेंट हो गया, ये वेव नहीं है ना, ये तो डिसेंट्स है, तो ये एक्स डिसेंट हो गया, और एक हो गया ये वाई डिसेंट। ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? वेव नहीं है, ये डिसेंट्स हैं। तो एक्स डिसेंट एंड वाई डिसेंट दे आर नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है, एक टेबल है छोटी सी, लास्ट लेक्चर खत्म होता है इसी टेबल के साथ, कि हमारे पास वेव्स हैं, एक तो ए और एक है ये सी, यहाँ पर ये है एक्स डिसेंट, ये वी और ये वाई डिसेंट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये ए जो वेव है हमारे पास, साइन क्या है इसका? पॉजिटिव। अच्छा, कॉज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, तो ए वेव क्या शो कर रही है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही है। सी वेव का साइन पॉजिटिव है, इट shows right ventricular contraction causing tricuspid valve bulging into right atrium। तो राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, कॉजिंग द ट्राइकस्पिड वॉल्व बल्जिंग इनटू द राइट एट्रियम। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व बल्ज हो जाता है इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये सी वेव बनती है। एक्स डिसेंट जो है नेगेटिव है साइन इसका, ये राइट एट्रियल रिलैक्सेशन शो कर रहा है। वी जो वेव है पॉजिटिव है, राइट एट्रियल फिलिंग को शो कर रही है।
वाई जो वेव है ये डिसेंट शो कर रही है, वाई डिसेंट जो है ये नेगेटिव है। राइट एट्रियल एम्पटिंग है ना, राइट एट्रियल एम्पटिंग को शो कर रहे हैं इनटू द राइट वेंट्रिकल। जब राइट एट्रिया एम्पटी हो रही होती है और वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड दे रही होती है, ये वाई डिसेंट उसको शो करता है। तो इस तरीके से हम जेवीपी को यूज कर सकते हैं ना टू प्रिडिक्ट दिस थिंग्स कि ये चीजें हो रही हैं, इनसे हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ईसीजी और जेवीपी ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं। ईसीजी और जेवीपी काफी बड़ा लेक्चर था, ठीक है, बट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपने इतना पेशेंस रखा होगा कि आपने पूरा लेक्चर देखा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे हाँ, सुनो 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 सुनो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो, लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।